ये चीज जरूर याद रखिएगा बेटा कि प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में ज्यादा रिलेवेंट प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बहुत बार बन चुका है और क्वेश्चन यहां से भी बहुत बार बन चुका है। तो इसके साथ किसी भी तरह का कोई हंसी मजाक मत कीजिएगा, नहीं तो कहानी आपकी बेटा टाय टाय फिश हो जाएगी बेटा। ठीक है, चल अब लगे हाथ फटाफट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक भी देख लेते हैं। चल, तो एक चीज तो आपको पता है कि सेंट्रल बैंक मुखिया है बेटा बैंकिंग सेक्टर में। ये चीज तो आपको पता चल ही जा चुका है कि सेंट्रल बैंक से बड़ा कोई बैंक नहीं, आरबीआई ही सबसे बड़ा है, और इसी वजह से इसे हम एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। एपेक्स, एपीईएक्स, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसके पीछे रीजन है कि इट इज द हाईएस्ट बैंकिंग अथॉरिटी, ये चीज याद रखिए। चल, अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या बेटा, तो सबसे पहला इश्यू ऑफ या इशूअर ऑफ करेंसी। देखिए, इशूअर ऑफ करेंसी का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बात ये बता दिया है कि सेंट्रल बैंक ही वो बैंक है जिसके पास सोल अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की, एक्सेप्ट ₹1, क्योंकि ₹1 जो होता है वो आपका इशू होता है बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये आपका ₹1 नोट इशू होता है बेटा। नहीं तो ₹1 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो भी करेंसी है हमारे देश में, वो सारे के सारे कौन इशू करेगा बेटा, सेंट्रल बैंक। तो यानी कि सेंट्रल बैंक इज हैविंग द सोल अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी, एक लौता अथॉरिटी फॉर द इशूइंग ऑफ द करेंसी। दूसरा, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर। बैंकर, एजेंट, एडवाइजर, इसका ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, सेंट्रल बैंक को बैंकर क्यों कहा गया, एजेंट क्यों कहा, एडवाइजर क्यों कहा गया, ये समझ। बैंकर इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे को डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट को पैसे लोन के तौर पर आरबीआई ही देती है। एजेंट इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई ही वो बॉडी है जो सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है गवर्नमेंट। और एडवाइजर इसलिए है कि गवर्नमेंट को कौन से मेजर्स लेने चाहिए मनी सप्लाई के लिए, ये बातें और कोई नहीं, आरबीआई ही बताती है गवर्नमेंट। तो बैंकर इसलिए कहा गया, बैंकर इसलिए कहा गया क्योंकि बैंकर इसलिए कहा गया बेटा क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे को डिपॉजिट और गवर्नमेंट को लोन आरबीआई देती है। एजेंट इसलिए कहा गया क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदती और बेचती है गवर्नमेंट। और एडवाइजर इसलिए कहा गया क्योंकि मनी सप्लाई के अंदर मनी मेजर्स को लेकर जो भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेने चाहिए वो एडवाइजरी कमेटी और कोई नहीं आपका आरबीआई ही होती है। नेक्स्ट, बैंकर एंड सुपरवाइजर फॉर अदर कमर्शियल बैंक। बैंकर और सुपरवाइजर क्यों, क्योंकि कल को कमर्शियल बैंक को भी अगर पैसों की जरूरत होती है या कमर्शियल बैंक को अपने सरप्लस ऑफ फंड अगर बैंक में अगर जमा करना होता है तो वो आरबीआई के पास ही जाती है।
और सुपरवाइजर क्यों कहा गया है आरबीआई को? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई ही करेगी। तो आरबीआई के गाइडलाइंस पे कमर्शियल बैंक चलती है, इसीलिए आरबीआई को कमर्शियल बैंक का सुपरवाइजर कहा गया। कमर्शियल बैंक को कल को अगर फंड जमा करना होता है या इन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होता है तो वो आरबीआई ही है जो उसे फंड अलोकेट करके देती है। ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी, भूलना नहीं है। देखो भूल गए तो कांड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब बैंकर एंड सुपरवाइजर के ऊपर इस फंक्शन को 2-3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, 3 पॉइंट में यहां पे लिखूंगा बेटा, और ये तीनों पॉइंट बड़े अच्छे से देखिएगा बेटा। सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, और तीसरा है क्लियरिंग हाउस। अब इन सभी को एक एक बार देखते चलते हैं, एक एक बार देखने में तो कुछ जाता है नहीं बेटा। चल, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा के बताया, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। देख, सबसे पहला पॉइंट और बहुत प्यारा पॉइंट है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। देखो, जब बैंक ओपन होती है ना बेटा, कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास कुछ डिपॉजिट्स को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करके चलती है उसे कहते हैं सीआरआर। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। यानी कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब क्या है कि जब बैंक आपकी कमर्शियल बैंक ऑपरेट करती है तो ऑपरेट करने के टाइम पर या उसके पहले भी सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके चलना पड़ता है, और यही किया गया डिपॉजिट सीआरआर के नाम से कहलाता है। यहां पे एक नोट करके मैं पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक 3 तरह के आपके बताए थे मैंने, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेटाइज्ड बैंक और फॉरेन बैंक। तो याद रखिएगा कि सीआरआर जो होता है वो नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा मेंटेन करना नहीं होता। यानी नेशनलाइज्ड बैंक जो होगा वो नो नीड टू क्रिएट सीआरआर। रीजन, आरबीआई भी गवर्नमेंट की है और नेशनलाइज्ड बैंक भी गवर्नमेंट की ही होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि सीआरआर जो होगा वो प्राइवेटाइज्ड बैंक करेगा, वो फॉरेन बैंक करेगा, लेकिन वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखिए होता क्या है, कभी कभी कमर्शियल बैंक भी ना फंस जाती है बेटा। लोन दिया गया, वापस नहीं आया। कमर्शियल बैंक क्या करती है, लोन देती है भाई जनरल पब्लिक को। अब भाई बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पे कमर्शियल बैंक का पैसा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक का पैसा किसका पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा। अब बैंक किसी पब्लिक का पैसा तो खा नहीं सकती ना,
अब देखो ना, सिंपल सी बात समझो, इतने बड़े बड़े बैंक में घोटाले हो गए, नीरव मोदी हो गया, आपका चौस्की हो गया, उसके बाद फिर आपका तरह तरह का इंस्टीट्यूशन हो गया, ये पैसे बेटा बहुत सारे डुबा डुबा के बैठे हुए। लेकिन क्या जनरल पब्लिक बोल देती है कि हाँ मेरा पैसा डूब गया? पंजाब नेशनल बैंक में 9,000 प्लस करोड़ का आपका वो था घोटाला, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक जो थे वो रोड पे आ गए, उनके पैसे डुबा दिए गए? नहीं ना, लौटाया गया भाई। जनरल पब्लिक का पैसा तो दिया ही गया ना, तो वो पैसा कहां से गया? वो पैसा गया आरबीआई के हिसाब से। और ये आरबीआई मदद कब करती है? जब आपका कमर्शियल बैंक फंस चुका है। तो जब कमर्शियल बैंक मनी लेंडिंग में फंस चुका है और जनरल पब्लिक में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आरबीआई क्या करती है? एक पिता के समान आती है और आरबीआई क्या करती है? कमर्शियल बैंक को उस टफ फेज से निकाल कर ले जाती है। लेकिन एक चीज और बताओ, ये आरबीआई ने कोई एहसान नहीं किया है। याद करो, आरबीआई के पास तो पहले से ही सीआरआर मेंटेन होके चल रहा है। तो याद रखिएगा बेटा कि आरबीआई मदद तो कर देती है, कोई डाउट नहीं, लेकिन मदद करने के बाद आरबीआई को वो पैसे हमें लौटाने भी पड़ते हैं। ये चीज याद रखिएगा बेटा। ये चीज नहीं हो कि हाँ पैसे भी ले गए, लौटाने की अब दिक्कत भी नहीं आई। ना 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 ना, ये कमर्शियल बैंक के लिए एलआरआर जो आपका लेंडर ऑफ लार्ज रिसोर्ट का जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये एक तरह का कमर्शियल बैंक के लिए लोन है। और ये लोन कमर्शियल बैंक को वापस करना पड़ता है आरबीआई को। ये चीज आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा प्लीज। और तीसरा पॉइंट, क्लियरिंग हाउस। और क्लियरिंग हाउस क्या बेटा? तो आपको पता होगा बेटा कि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ भी डील करती है ना। तो जब कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे के साथ क्रेडिट डेबिट करते चलती है, अपने आपस में सेटलमेंट्स करते चलती है, तो उस सेटलमेंट्स को क्लियर कौन करता है? एक दूसरे बैंक का चेक कौन क्लियर करवाता है? तो ये और कोई नहीं बेटा, ये आरबीआई ही है वो पर्सनालिटी जो इस काम को करती है। और इसी वजह से उसे एक क्लियरिंग हाउस भी कहा गया है। यानी दो बैंक के आपस के सेटलमेंट को करवाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, आरबीआई। ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कोई भी पॉइंट आज जो आप कर रहे हैं इसको भूलना नहीं है। कोई पॉइंट में दिक्कत आए दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पॉइंट अगर आज आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, थोड़ा सा मेहनत कर लिया, आज जो बच्चे बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को सुनकर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, वो बच्चे बेटा मनी एंड बैंकिंग के 6 नंबर को लेके टेंशन फ्री रहेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत और एक बढ़िया रिजल्ट, एक बढ़िया आउटपुट आपके साथ। चलिए, तो ये है आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब जिस कॉन्सेप्ट के टूवर्ड्स मैं आपके साथ डील करने जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट खुद में बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और सीबीएसई का ना वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट। एक समय तो ऐसा था कि भाई सीबीएसई इस क्वेश्चन के बिना तो पेपर बनाता ही नहीं था ही ऐसा कॉन्सेप्ट। बीच में थोड़ा सा सिचुएशन ऊपर नीचे हुआ, सीबीएसई के पेपर पैटर्न में चेंजेस आया, तो इसका बेटा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आना शुरू हो गया। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि ये पेपर से ही आउट हो गया, इसको पेपर में अडेप्ट ही नहीं किया। सो द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मनी क्रिएशन। The name of the concept is money creation. Now, what do you mean by money creation? क्या होता है ये मनी क्रिएशन? तो ऑब्वियस सी बात है, दो वर्ड है, पहला वर्ड है मनी, दूसरा वर्ड है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब पैदा करना, बनाना, पैसे से पैसा बनाना इज नोन एज मनी क्रिएशन। साफ सिंपल सी बात। अब किसके मनी क्रिएशन की बात कर रहा हूं? कौन ये मनी क्रिएशन कर रहा है, सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक? तो बेटा कमर्शियल बैंक। ये मनी क्रिएशन किसने किया?
कमर्शियल बैंक ने किया है। चलो जी, यहां तक भी ओके रिपोर्ट है कि कमर्शियल बैंक ने मनी क्रिएट किया है। कैसे किया है सोचो ना सर। कमर्शियल बैंक तो लोन देती है जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक को जो लोन देती है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट मिलता है, उसी से पैसा ये क्रिएट होता होगा। तो बेटा याद रखना है, मनी क्रिएशन हमेशा लेंडिंग से होगा। सिंपल सी बात है, मेरे पास सपोज करो 100 रुपए, अब इस 100 रुपए को अगर मैं अपने जिगर के टुकड़े से सटा के ही चलूं, पॉकेट में ही रख के चलूं, इसको खर्च करो ही ना, कहीं इन्वेस्ट करो ही ना, खर्च नहीं इन्वेस्ट कहीं करो ही ना, तो ये 100 रुपए के 100 रुपए ही रह जाएंगे बेटा। अगर मुझे इसे 100 रुपए से 110 रुपए अगर बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि मुझे कुछ ना कुछ इस पैसे को इन्वेस्ट के तौर पे यूज करना पड़ेगा, तभी तो ये 10 रुपए का प्रॉफिट बन के मेरे पास आगे 110 रुपए बन पाएगा। तो ये कमर्शियल बैंक कैसे पैसे से पैसा बनाती है, ये आपको बताया जाएगा इस मनी क्रिएशन के टॉपिक में। मनी क्रिएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले दो सिंपल से अजम्पशन है, वो ध्यान में लेकर चलो। जिसमें सबसे पहला अजम्पशन है, ऑल ट्रांजैक्शन आर बैंक। ऑल ट्रांजैक्शन आर बैंक। दूसरा, ऑल बैंक आर सेम यूनिट। कहने का मतलब क्या है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। देखिए, जो पैसा बैंक से निकलेगा वो पैसा वापस बैंक के थ्रू ही आएगा। मतलब सर, ये अजम्पशन है, ये धारणा है। बैंक ये धारणा लेकर चलती है कि सपोज करो मिस्टर एक्स ने अपने बैंक एसबीआई से 10,000 रुपए निकाला। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन ने अगर बैंक से पैसा निकाला है तो उससे वो क्या करेगा, कंजम्पशन ही करेगा। अगर कंजम्पशन करना ही नहीं होगा तो वो पैसा निकालेगा ही क्यों, ये तो सिंपल सी बात है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, एसबीआई से 10,000 रुपए निकाला और इससे खरीदा बेटा घर के ग्रोसरी आइटम्स। किससे खरीदा, मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई से वो ग्रोसरी आइटम खरीदा तो वो पैसे कितने गए मिस्टर वाई के पास, 10,000 रुपए। तो हम ये धारणा लेकर चल रहे हैं कि जो पैसा बैंक से निकला है वो पैसा वापस बैंक में ही जाएगा। हम ये लेकर चल रहे हैं कि बैंक से निकला हुआ पैसा वापस बैंक में ही जाएगा। ये सबसे पहला धारणा। यानी कि एसबीआई से पैसा निकला, मिस्टर वाई के पास गया, मिस्टर वाई ने भी क्या किया होगा, उसको वापस बैंक में डिपॉजिट किया। ये धारणा है, पहला धारणा। दूसरा धारणा क्या है, ऐसे अगर देखो तो एसबीआई और एचडीएफसी क्या है, दो डिफरेंट बैंक्स हैं, लेकिन अंडर द केस ऑफ मनी क्रिएशन ये दोनों एक ही बैंक के हैं। धारणा है भाई, माना गया हुआ ये बात, माना गया हुआ अजम्पशन है ये कि हमारे लिए सारे कमर्शियल बैंक एक ही हैं। आप किसी भी बैंक से पैसा निकालो, किसी भी बैंक से पैसा डालो, हम ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे कमर्शियल बैंक एक ही है। यहाँ पे सारे कमर्शियल बैंक एक ही है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये दो सिंपल से अजम्पशंस हैं जिसके बेस पे हम मनी क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं। अब मनी क्रिएशन का पॉइंट आया भाई कि अब मनी क्रिएशन कैसे होता है सर, ये भी तो बताओ। तो मनी क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है टोटल डिपॉजिट, और टोटल डिपॉजिट को निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 में LRR। सर ये कहां से कहां जा रहे हैं, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रुको, सब्र करो, सब कुछ समझ में आएगा। हैव पेशेंस, पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। मनी क्रिएशन समझने के लिए आप पहले इस फॉर्मूला को एक बार देखिए।
टोटल डिपॉजिट निकालो। टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/में एलआरआर। अरे सर ये इनिशियल डिपॉजिट क्या, एलआरआर क्या है? मैंने कहा सब्र करो, रुको रुको, बता रहा। देख हर एक टर्म को देख, सबसे पहले समझो ये इनिशियल डिपॉजिट क्या है। देख मैंने बोला इनिशियल डिपॉजिट का मतलब वो डिपॉजिट होता है जो सबसे पहला डिपॉजिट। इनिशियल का मतलब भी होता है पहला, डिपॉजिट का मतलब जमा, यानी कि आपका पहला जमा इज नोन एज योर इनिशियल डिपॉजिट। मैंने बैंक में पैसे डाले 10,000 रुपए, ओके, मैंने बैंक में पैसे कितने डाले? 10,000 रुपए। तो दिस बिकम्स माई इनिशियल डिपॉजिट, दिस बिकम्स माई इनिशियल डिपॉजिट। ये चीज याद रखिएगा। अब समझो ये एलआरआर क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। होता क्या, बैंक में जो पैसा आप जमा करते हो ना सर, वो सारा पैसा आप एक बार में नहीं निकाल सकते। आपको एक सर्टेन परसेंटेज, एक फ्रैक्शन आपको हमेशा अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करके चलना पड़ता। तो जो डिपॉजिट का फ्रैक्शन आपको बैंक में जमा करके चलना पड़ता है ना बेटा, उसे कहते हैं एलआरआर। यानी सपोज करो बैंक में आपने डिपॉजिट किया 10,000 रुपए और बैंक ने बोला कि आपको 10% अपने डिपॉजिट का मेंटेन करके चलना है, तो यानी कि बैंक से आप जो पैसा निकाल सकते हो वो कितना निकाल सकते हो? 9,000 ही निकाल सकते हो। 1,000 रुपए आपको डिपॉजिट मेंटेन करके चलना अनिवार्य है, कंपलसरी। क्यों? क्योंकि आपका एलआरआर जो है वो 10%। तो एलआरआर का मतलब होता है वो परसेंटेज जो आपको अपने डिपॉजिट के ऊपर मेंटेन करके चलना पड़ता है। चल अब जानते हैं कि मनी क्रिएशन हुआ कैसे। बड़ा सिंपल है, एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि टोटल डिपॉजिट तो जानना है ना। जब तक टोटल डिपॉजिट नहीं जानोगे ये कैसे समझोगे कि मनी क्रिएशन हुआ कितना, पैसे से पैसा बनाए कितना। ये जानने के लिए सबसे पहले एक टेबल जानते हैं और फटाफट टेबल जानने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा कितने पैसे से बैंक ने कितना पैसा बना दिया। और जो बैंक को आप सोचते हो ना मूर्ख बना दोगे, तो वो मूर्ख एक्चुअली बनती नहीं है बेटा। अनफॉर्चुनेटली मूर्ख आप हैं जो ये सोच रहे कि बैंक को आपने मूर्ख बना दिया। चलिए सबसे पहले लिखो यहाँ पे फेस। कुछ किताबों में इसमें राउंड भी लिखा हुआ, डिपॉजिट, एलआरआर और विथड्रॉवल, जिसे हम लोन भी लिखते हैं कुछ किताबों में। फेज 1, आपने डिपॉजिट किया 10,000। हम मान के चलते हैं कि एलआरआर आपका 10% है, तो बैंक में कितना पैसा छोड़ना पड़ेगा आपको? 1,000 रुपए। क्या है ये 1,000? 10% ऑफ 10,000। तो बैंक से आपने पैसा निकाला, कितना होगा फाइनल? सर 9,000। ठीक है, अब याद करो वो अजम्पशन जो मैंने आपको बताया था, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, जो भी पैसा निकलेगा वो बैंक से वापस बैंक में आएगा और सारे बैंक एक यूनिट। यानी कि जो पैसा 9,000 रुपए बैंक से निकला, वो पैसा सेकेंड राउंड में कहाँ आएगा? वापस बैंक में ही आएगा। चुंबक लगा के चल रहा है बेटा, मैग्नेट लगा के चल रहा है ये पैसा और बैंक आपस में, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चट से चिपक जाते हैं। तो जो पैसा बैंक से निकलेगा वो वापस बैंक में जाएगा। अब डिपॉजिट कितना हुआ? 9,000। 9,000 का कितना परसेंट आपको बैंक में छोड़ना पड़ेगा? सर 10%, यानी कितना हुआ? 900। फिर आपने पैसा कितना निकाला?
8100 यानी 8100। जो पैसा बैंक से निकलेगा वो वापस, अरे क्या बात है, बैंक में ही जाएगा। एलआरआर कितना, 10%, कितना आएगा 810। बैंक से कितना निकला 7290। इस तरह से ये सिचुएशन चलता चलेगा। अब ये सिचुएशन कहां तक बनाओ, 3 राउंड तक बना लो, काफी है, ज्यादा आपको बोला भी नहीं जाता। अब देखो हमने टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकाला। देखना, बैंक के पास आपने जमा कितना किया था 10,000, और देखो बैंक ने कितने पैसे से कितना पैसा बनाया है। फॉर्मूला क्या था टोटल डिपॉजिट को निकालने का, तो ये था इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 में LRR। इनिशियल डिपॉजिट पहला डिपॉजिट था, यस सर, 10,000 इंटू 1 में LRR। LRR का परसेंटेज कितना है सर 10। 10 लिखो, परसेंट का साइन हटेगा, 100 ऊपर आ गया, कटा कटा 10, और 1000 10,000 इंटू 10 इक्वल टू 1,00,000। लो जी, यानी आपके 10,000 रुपए से बैंक ने टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट किया, 1,00,000। यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स पैसे क्रिएट हुए सर, 10 टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स मनी मल्टीप्लाइड, 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लाइड हुआ है सर आपको। तो ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, अब एलआरआर कितना है आपका, तो 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000, और मार्केट में लोन कितना निकल कर आ गया आपका, तो यानी आप समझ सकते हैं कि आपके 10,000 रुपए से बैंक ने कितना अच्छे से पैसा कमाया है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पे अब शुरू हो रही है, कहानी यहाँ से अब शुरू हो रही है। तो कहानी यहाँ आप खत्म नहीं करेंगे, कहानी यहाँ से आप शुरू करेंगे। प्लीज बड़े ध्यान से सुनिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि आपके इस इनिशियल डिपॉजिट से बैंक ने कितना नंबर ऑफ टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हुआ, तो आप लिखोगे 10 टाइम्स। तो ये 10 टाइम्स क्या है, ये 10 टाइम्स है नंबर ऑफ टाइम्स मनी मल्टीप्लाई। मनी मल्टीप्लाई, मनी क्रिएशन कितना हुआ, दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर फेज का मनी क्रिएशन एंड कब होता है, तो इसका आंसर होता है कि जब ये इनिशियल डिपॉजिट कम्स इक्वल्स टू एलआरआर हो जाए। एलआरआर कितना है आपका 10,000, डिपॉजिट्स कितना था इनिशियल 10,000। तो जब ये इनिशियल डिपॉजिट्स कम्स इक्वल्स टू एलआरआर हो जाए, तो समझ जाइए प्रभु कि आपका उस फेज का मनी क्रिएशन खत्म हो गया, अब नया मनी क्रिएशन शुरू। दूसरी बात, ऊपर ही मिटा देता हूं मैं, यहीं पे लिखूंगा, थोड़ा एक ही पेज पे आ जाए सब कुछ तो ज्यादा सही। दूसरा क्वेश्चन, पहला पॉइंट तो एक चीज हमने क्या जाना कि व्हेन इनिशियल डिपॉजिट कम्स इक्वल टू एलआरआर, तो उस फेज का मनी क्रिएशन खत्म हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द लोअर द एलआरआर, द हायर द मनी क्रिएशन विल। कहने का मतलब देख, एलआरआर जितना कम होगा मनी क्रिएशन उतना ज्यादा होगा। सर कैसे, अब सपोज करो ये एलआरआर 10% की जगह होता 2%, तो फॉर्मूला क्या लगता है, इनिशियल डिपॉजिट
इंटू 1 में LRR यानी कि 2% इंटू में 100, आंसर शुड बी 5। यानी 10% है तो मनी क्रिएशन है 1 लाख, लेकिन अगर 2% है तो मनी क्रिएशन है बेटा 5 लाख, यानी कि 5 टाइम्स आपका मनी मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है सर कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कि LRR कम होगा तो मनी क्रिएशन ज्यादा। तो बेटा उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है। देखो LRR ये पैसा है, ये पैसा बैंक को हमेशा अपने पास जमा करके रखना पड़ता है, ये पैसा बैंक कभी निकाल नहीं सकती, कभी मार्केट के अंदर इसको यूज नहीं कर सकती। अब सोचो मेरी बात को, फिर उसके बाद बताना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, दिमाग में सोचो। मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे जेब में थे वो 100 रुपए, और वो 100 रुपए मेरे जेब के जेब में ही रह गए। वो पैसा क्या मेरे लिए पैसा बनाकर ला रहा है? नहीं सर, वो पैसा मेरे लिए वेस्ट है। तो जितना वेस्टेज कम होगा उतना आउटपुट जनरेशन ज्यादा। इसीलिए बैंक जितना LRR कम रखेगी उतना ज्यादा मार्केट के अंदर मनी क्रिएशन ज्यादा होता चलेगा, क्योंकि LRR का पैसा जो होगा बेटा वो क्या है, वो बैंकिंग सिस्टम के लिए एक वेस्ट मनी, वेस्ट मनी, क्योंकि बैंक कभी भी इस पैसे को मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकता है। पैसे से, इन पैसों से पैसा नहीं बन सकता है बेटा, ये याद रखिएगा। तो जो पैसे से पैसा नहीं बन रहा है वो पैसा हमारे लिए क्या है, वो पैसा हमारे लिए वेस्ट है। तो इसीलिए बोला जाता है द लोअर द LRR द हायर द मनी क्रिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज और याद रखना है आपको, और वो छोटा सा लाइन क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 3, LRR कैन नेवर बी जीरो। क्योंकि अगर LRR जीरो हो गया तो मनी क्रिएशन ही जीरो हो जाएगा। देख लो, 10,000 इंटू में 1 में 0 इंटू में 100, काटोगे पीटोगे बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आंसर इज नॉट डिफाइंड। So LRR can never be zero. If the LRR is zero, then there is no money creation. As simple as that. The lower the LRR, the higher the money creation is. Why? Because the amount of LRR is absolutely waste for the bank. तीसरा, when a particular phase of money creation ends, when a particular phase of money creation ends, when the initial deposits comes equals to LRR. Simple सा point है, as simple as that. चलिए सर, तो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ऑफ द यूनिट, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव measures, not measures, controller of money supply. चल, तो बेटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो तरह के कंट्रोलर है मनी सप्लाई ऑफ क्रेडिट में। ऑफ क्रेडिट पूरा ही लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। और क्वालिटेटिव में क्या है और क्वांटिटेटिव में क्या है, आइए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वांटिटेटिव देखते हैं। इसमें नाम आता है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन,
और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव के अंदर जो आपके नाम आते हैं वो आते हैं बेटा मोराल सुएशन, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। चल, तो आइए जानते हैं, समझते हैं, और लास्ट टॉपिक है तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे बेटा। चल, सबसे पहला नाम आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है? व्हेन सेंट्रल बैंक lend money to commercial bank for short term। रेपो रेट का मतलब क्या है? रेपो रेट में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन सेंट्रल बैंक lend money to commercial bank for short term, it is known as repo। अब छोटी छोटी सी बातें समझिएगा। कमर्शियल बैंक ने ये पैसा लिया क्यों? भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट का नाम हम लोग देख रहे हैं मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई करने के लिए ये पैसा कमर्शियल बैंक का लिया गया है सेंट्रल बैंक से। तो देखिए होता क्या होगा, कुछ समझ में आएगा तो बताइएगा कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और पब्लिक, ये आया सी। कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लिया सपोज करो 1 लाख रुपए का लोन। हर लोन का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 2%। कमर्शियल बैंक ने आगे फर्दर इस लोन को, जो 1 लाख लिया, क्योंकि अपने पास लोन लेके करेगी क्या, उसको तो पैसा से पैसा कमाना है, तो 1 लाख को इसने दिया 3% के पब्लिक को, और पब्लिक ने खुशी खुशी इस पैसे को ले लिया। ये सीन चल रहा था, ये सीन चल रहा था। तो पब्लिक से इनको कितना दिया गया? 1 लाख का 3% यानी कि 3,000। 3,000 में सेंट्रल बैंक ने कितना लौटाया होगा, मतलब सेंट्रल बैंक को कितना लौटाया होगा? 2,000, और बदले में 1,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया होगा। यही तो है कॉन्सेप्ट कमर्शियल बैंक के कमाने का। तो अब समझिए बात को, अब क्या होगा। अब मैं यहां से दो सिचुएशन ले रहा हूं कि अगर ये रेपो रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को दे रही है, शॉर्ट टर्म के लिए फंड जो दे रही है, उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा के अगर ये 4% कर दे, तो ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल बैंक अब उस पैसे को कितने पे देगी? 4% से ज्यादा पे देगी। और अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियस है कि जनरल पब्लिक क्या करेंगे? बोरोइंग्स कम करेंगे। अरे कोई पैसा अगर मुझे पहले 1 लाख रुपए सपोज करो 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा था, तो मैं 3,000 रुपए का ब्याज दे पाता था, पॉसिबल था मेरे लिए। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर मुझसे 5,000 रुपए का ब्याज लिया जाएगा, तो पॉसिबल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स देखने की वजह से पीछे हटेंगे। तो यानी कि अगर सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई किया तो बोरोवर्स क्या हो गए? ज्यादा या कम? नो डाउट बोरोवर्स हो जाएंगे कम, बोरोवर्स हो जाएंगे कम। और अगर यहीं पे मान लो पहले 2% पे अगर मुझे पैसा मिलता था, अब ये पैसा हो गया 1%।
तो मैं भी अपनी बोरोइंग कॉस्ट क्या करूंगा, कम करूंगा। और मार्केट में अब क्या होंगे, बोरोवर्स ज्यादा, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोवर ज्यादा होंगे, और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो बोरोवर कम होंगे। तो ये हिस्सा चलता है बेटा रेपो रेट के अंदर, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो बोरोवर्स कम हो जाते हैं, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है तो बोरोवर ज्यादा। अब समझिए कि बैंक रेट या रेपो रेट, अभी रेपो रेट कर रहे हैं, तो रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट हाई कब किया जाता है और कम कब किया जाता है। देखिए, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई करने के लिए यूनिट कम है, तो मैं अपने रेपो रेट को बढ़ा दूं। जैसे सपोज करो मेरे पास सप्लाई करने के लिए 1 लाख और मार्केट में डिमांड है सर 4 लाख रुपए की, ऐसे मैं 1 लाख रुपए ही लेके निकला हूं, और मार्केट में लोग बोल रहे हैं 4 लाख, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना, जब डिमांड ज्यादा हो जाता है तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा हो जाता है। जब डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं लोग, तो हम क्या करते हैं, अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं। वही चीज यहाँ पे होता है, वही चीज यहाँ पे होता है। तो सेंट्रल बैंक इस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल बैंक इस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट हाई करेगी या लो करेगी, तो द आंसर इज सर हाई करेगी। वहीं पे लोगों का डिमांड है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चीजों को सस्ता करना पड़ेगा, चीजों को क्या करना पड़ेगा, सस्ता करना पड़ेगा। तो सस्ता क्यों किया, ताकि मार्केट में डिमांड को रेज कर सके। तो इन द केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, अगर डिमांड की कमी आ चुकी है, तो डिमांड में कमी आने के वजह से जो रेपो रेट है उसे हम कम करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करें। तो एक्सेस डिमांड के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और डेफिसिट डिमांड के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। यानी कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट क्या होगा, रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा। और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करना। तो ये है आपका रेपो रेट। रेपो रेट में आपको क्या याद रखना है, पहला रेपो रेट क्या है, तो इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज गिवन टू कमर्शियल बैंक बाय सेंट्रल बैंक। रेपो रेट हाई कब होता है और लो कब, तो रेपो रेट हाई होता है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, और रेपो रेट लो कब होता है, जब डेफिसिट डिमांड ऑकर होता है कंट्री के अंदर, तब। अब जानिए बैंक रेट क्या होता है, अब जानिए बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट होता है बेटा, व्हेन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लॉन्ग और मीडियम टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक, तो इसे कहते हैं बैंक। सेम वही ट्रीटमेंट, बैंक रेट हाई कब होगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के केस में। बैंक रेट लो कब होगा, डेफिसिट डिमांड को देखने के बाद डिमांड को इंक्रीज कर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक समझ में आ गया, इंटरलिंक्ड है, और ऑटोमेटिकली बाकी कॉन्सेप्ट भी समझ में आने शुरू हो जाए। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, जिसे कहते हैं OMO। अब होता क्या है, OMO का मतलब होता है, इट रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
बिटवीन कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक। और ये बाइंग एंड सेलिंग कौन करवाएगा? तो आपको देखो मैंने बताया था कि इसका एजेंट और कोई नहीं आरबीआई होता है गवर्नमेंट का, तो ये होगा डन बाय सेंट्रल बैंक। यानी कि जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बाय और सेल करे, किसके बीच में? कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक के बीच में, तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब एक चीज यहीं पे ले लो, कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ ओएमओ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक should hold adequate security। यानी सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास खुद बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर सेंट्रल बैंक खुद सिक्योरिटीज के मामले में कमजोर हो गया ना, तो फिर ओएमओ विल नॉट गोइंग टू टेक प्लेस सक्सेसफुली। दूसरा, वेल डेवलप्ड और बढ़िया तरीके से एंड ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट होना चाहिए। यानी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इजी फ्लो हो, इजीली फ्लो सिक्योरिटीज का। यह नहीं कि सिक्योरिटी मार्केट खुद ही डिस्टर्ब चल। तो सिक्योरिटी मार्केट भी आपका सही होना चाहिए जिसके अंदर ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इजीली किया जा सके। दूसरी बात, तीसरी बात, नॉट रेगुलर फंक्शन, नॉट रेगुलर फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज समझिए, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही तो देश के लिए अच्छी बात, बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज बेचना पड़ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो फिर जरूर समझिए कि देश का बंटाधार हो चुका है। तो अगर बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज है बाय द गवर्नमेंट, तो दैट मींस वी आर होल्डिंग अ गुड पोजीशन। लेकिन अगर आपको अपने सिक्योरिटीज को बेचना पड़ रहा है, तो समझ जाइए भाई साहब कि आपकी परिस्थिति बिगड़ चुकी है, तभी आपको सामान अपने बेचने पड़ रहे हैं। घर के सामान कब बेचते हो? जब परिस्थिति खराब होती है। घर में सामान कब खरीदते हो? जब परिस्थिति अच्छी होती है। वही चीज यहाँ पे। तो एएमओ, तो आपका ओएमओ जो है वो सक्सेसफुल कब होगा? सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना, जब सेंट्रल बैंक के पास खुद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी हो, पहला। दूसरा, जो सिक्योरिटी मार्केट है वो वेल डेवलप्ड हो और सही तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो। और तीसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइसिंग में किसी तरह का कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आ रहा। अब ये याद रखिएगा कि कभी कभी कॉन्सेप्ट ऑफ ओएमओ खुद अलग से पूछा जाता है, तो वहां पे जरूर लिख के आइएगा बेटा ओएमओ की डेफिनेशन भी और ये 3 पॉइंट भी। तभी जाकर अच्छा मजा आएगा, आपके आंसर को एक सही आंसर कहा जाएगा। नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो इसके अंदर बस 2 नाम याद रखिएगा, CRR और SLR। कैश रिजर्व रेशियो
और स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। सिंपल सी बात। सीआरआर वो डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक जमा करके चलती है सेंट्रल बैंक के पास, और एसएलआर वो डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ता है। नोट करके दो बातें अब यहां पे मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सीआरआर नेशनलाइज्ड बैंक नहीं करता, प्राइवेटाइज्ड बैंक और फॉरेन बैंक करता है। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया है। एसएलआर चाहे नेशनलाइज्ड हो चाहे कमर्शियल में कोई भी बैंक हो, हर बैंक को मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर सीआरआर ज्यादा हो गया तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मार्केट में सीआरआर अगर कम हुआ तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं इसमें अपने पास डिपॉजिट कर रहा हूं, सपोज करो 40,000 रुपए, तो मार्केट में कितना रुपए लोन लेकर जा सकता हूं? 60,000, क्योंकि 40,000 तो डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट अमाउंट क्या है मेरे लिए? वेस्ट है, इसको तो मैं सप्लाई कर ही नहीं सकता ना। तो अगर डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो मनी सप्लाई कम होगा। जैसे मान लो कि अगर 1 लाख में डिपॉजिट अमाउंट बोल दिया गया कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास 60,000 रुपए डिपॉजिट करके चलना, तो इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कितना है? 40,000 रुपए का ही है। तो याद रखिएगा, अगर डिपॉजिट चाहे सीआरआर हो या एसएलआर हो, अगर डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा है, डिपॉजिट परसेंटेज ज्यादा है, तो सीआरआर एसएलआर के ज्यादा होने की वजह से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होगा। और अगर सीआरआर और एसएलआर का डिपॉजिट परसेंटेज अगर कम है तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के नोट। चलिए नेक्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप सपोज कीजिए 2 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर जाते हैं, कहते हैं ना गोल्ड दो लोन लो, सोना दो लोन लो। तो 2 लाख रुपए का गोल्ड आपने सपोज करो डिपॉजिट किया, इसके अगेंस्ट पे लोन ले रहे हो आप, क्या आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। 2 लाख में आपको सपोज करो लोन दिया गया 1,40,000 रुपए, और 70,000 रुपए लोन नहीं दिया गया। 70,000 नहीं, 60,000। यानी कितना परसेंट लोन मिला टोटल सिक्योरिटी का? 70%। कितना परसेंट लोन नहीं मिला? सर 30%। किसका? टोटल सिक्योरिटी का। तो जो सिक्योरिटी के ऊपर लोन नहीं मिला है ना, इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी ये एक डिफरेंस ऑफ परसेंटेज अमाउंट है बिटवीन सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड लोन सैंक्शन। दूसरी बात, ये 30% मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा कि 40% होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगी डिसाइड आरबीआई। दूसरी बात, ये 30% का डिपॉजिट अमाउंट जमा किसके पास होगा? तो ये डिपॉजिट होगा कमर्शियल बैंक के पास। छोटी छोटी सी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। मार्जिन रिक्वायरमेंट का परसेंटेज डिसाइड करेगा आरबीआई, जो डिपॉजिट होगा वो रखा जाएगा कमर्शियल बैंक के पास। अब दूसरी बात, तीसरी बात ये समझिए, अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट रखोगे तो लोग कम आके लोन लेंगे। और अगर डेफिसिट डिमांड हुआ तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा रखना पड़ता है, और इन द केस ऑफ डेफिसिट डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखना पड़ता है। सिंपल एंड स्वीट सी बात है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
moral suasion and selective credit control. आरबीआई ने बोला तुम इसे लोन दोगे, तुम इसे लोन नहीं दोगे। मैन्युफैक्चरिंग को 20% का लोन दोगे, सर्विस को 5% का लोन दोगे। इस तरह के इंडस्ट्री के ऊपर लोन दिया जाएगा, इस तरह के इंडस्ट्री के ऊपर लोन नहीं दिया जाएगा। बात समझिए, बात समझिए। सेंट्रल बैंक ये कर सकता है, सेंट्रल बैंक ये नहीं कर सकता। तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है। यानी मैं क्या बात कर, गाइडलाइंस की बात कर। तो जो सजेशन, दो इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइंस आरबीआई सेंट्रल बैंक को आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है, उसे कहते हैं बेटा मॉरल सुएशन। सिंपल एंड स्वीट से भाषा में समझिए, ठीक है। इसको हम लाइन ऑफ पॉलिसी भी कहते हैं, लाइन ऑफ पॉलिसी भी कहते हैं। छोटी सी बात में समझिए। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? अभी मैंने आपसे बात किया था कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट को शो करता है। जब आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि किस तरह के पर्सन को, किस तरह के इंडस्ट्री को कितना लोन दिया जाएगा और किसको कितना नहीं दिया जाएगा, किस पर्पस पे कितना लोन दिया जाएगा, किस पर्पस पे कितना लोन नहीं दिया जाएगा, तो इसी चीज का रिस्ट्रिक्शन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल दोनों 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो मीनिंग इसका जरूर याद रखिए। दिस हाउ, इस हिसाब से हम लोगों ने किया आज मनी एंड बैंकिंग पूरा कंप्लीट। दिस इज द एंडिंग पार्ट। होपफुली आपको ये वीडियो जरूर लाइक हुआ होगा। अगर आपको कोई परेशानी आई है किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में, तो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे प्लीज आप अपने व्हाट्सएप को छोड़िए, ड्रॉप कीजिए अपने डाउट को, and the solution will be given to you as soon as possible. Thank you so much. Have a great and a safe day ahead. Take care. Bye-bye. Thank you, sir.